Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अभी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग जो ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है क्लास 11th का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी उसका क्लास चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे जो है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एपीलियन क्या होता है, पेरिलियन क्या होता है, किस तरीके से सन का इंसोलेशन जो है वो वैरी करता है। हम लोग देखेंगे कि इंसोलेशन क्या होता है, फिर कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंसोलेशन अर्थ के सरफेस पे वैरी करता है, वो सारे फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हम लोग देखेंगे फाइनली कि सन जो है वो क्यों अपीयर जो है वो सनसेट और सनराइज़ के टाइम रेड कलर का अपीयर होता है। इन सारे फैक्टर्स को देखेंगे और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि इंसोलेशन जो है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे सबसे ज़्यादा क्यों होता है और इक्वेटर पे जो है वो मतलब सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे सबसे ज़्यादा होता है, फिर ट्रॉपिक्स पे होता है, फिर इक्वेटर पे होता है और सबसे कम जो है वो पोल्स वाले एरिया पे होता है। तो ये हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है या सब ट्रॉपिकल एरिया जो है अर्थ का, इस जगह पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होने का क्या रीज़न है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। बेसिकली अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सोलर रेडिएशन के बारे में देखेंगे, हीट बैलेंस जो है और टेम्परेचर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं एयर जो है वो एयर को हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं और एयर को हम लोग तभी फील कर सकते हैं जब एयर मोशन में हो। अगर एयर स्टैगनेंट है तब हम लोग एयर फील नहीं कर सकते। ओके, और ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ जो है वो अपना जितना भी एनर्जी रिसीव कर रहा है वो सबका जो मेन सोर्स है वो सोर्स क्या है, सन है। और ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके कि किस तरीके से सन जो है वो जो एनर्जी रेडिएट करता है अर्थ पे वो किस फॉर्म में करता है, वो बेसिकली शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखे थे कि जो बॉडी जितना ज़्यादा गर्म होगा वो बॉडी उतना ही ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा और उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। इस चीज़ को हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि अर्थ जो है, जब सन जो है, क्या होता है, सन यहाँ पे है, ये अर्थ सरफेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है और ये किस फॉर्म में कर रहा है, ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में कर रहा है जिसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बदले में क्या होता है कि ये अर्थ सरफेस जो होता है ये हीट होता है, ये गर्म होता है और इसके बाद ये एनर्जी रेडिएट करता है और ये लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में करता है। ओके, अब क्या हो रहा है कि सन से अर्थ जितना एनर्जी हीट रिसीव कर रहा है, बाद में अर्थ जो है वो गर्म हो रहा है और ये भी एनर्जी रेडिएट कर दे रहा है। इसका मतलब कि क्या है कि अर्थ यहाँ पे एनर्जी स्टोर करके नहीं रख रहा है, ये एनर्जी वापस रेडिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से अर्थ पे जो, अगर अर्थ यहाँ पे एनर्जी स्टोर कर लेता तो क्या होता, धीरे धीरे अर्थ गर्म होते जाता। सन यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते जा रहा है अर्थ को और ये एनर्जी स्टोर करते जा रहा है, तो हो सकता है एक दिन में अर्थ भी आग का गोला बन जाता। लेकिन क्योंकि अर्थ जो है वो एनर्जी रेडिएट कर देता है तो जिसकी वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने का रीज़न क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रीन हाउस गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो एक अपना इतना टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है जिससे यहाँ पे लाइफ सस्टेन कर पाए। ओके, फिर हम लोग ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से अर्थ जो है वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन का रे का जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है सन का रे जो रिसीव करता है, एनर्जी जो रिसीव करता है वो हर जगह सेम नहीं होता है। जैसे ये अगर हम लोग देखें कि ये टॉरिड रीजन है तो ये टॉरिड रीजन को हम लोग डिस्कस किए थे, ये वो रीजन था जहाँ पे सन का डायरेक्ट रे साल में एक ना एक बार कभी ना कभी पड़ता ही है। और ये टेम्परेट रीजन और जो फ्रीजेड रीजन है यहाँ पे सन का डायरेक्ट रे नहीं आता है। ओके, तो ये इस जगह पे सन का डायरेक्ट रे फॉल होता है और इसको हम लोग टॉरिड रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ है वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होता है सन से वो डिफरेंट होता है, वो हर जगह सेम नहीं होता है।
टॉरिड रीजन में ज़्यादा होगा, टेम्परेट में कम होगा और फ्रीजिड रीजन में और भी कम होगा। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, तो देखो प्रेशर के बारे में सबसे पहले समझ लो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है हम लोग का फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये मास ही तो होता है, मतलब mg अगर हम लोग बोले फिजिक्स के टर्म में, और ये क्या है, एरिया है। मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया बेसिकली क्या है, अगर हम लोग ग्रेविटी के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी बॉडी का वो उतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा जिस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है फोर्स का, और फोर्स क्या है, mg के बराबर है, मतलब फोर्स जो है वो मास के बराबर है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। अब अगर कोई लाइटर बॉडी है तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अगर कोई हैवियर बॉडी है तो वो जो है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। अब अगर हम लोग कोल्ड एयर देखें और वार्म एयर देखें, इन दोनों में हल्का कौन होता है, वार्म एयर हल्का होता है, तभी तो ये राइज़ करता है, हमेशा गर्म हवा ऊपर की तरफ उठता है। कोल्ड एयर जो होता है वो भारी होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है तो ये सबसाइड करता है। तो इसका मतलब क्या, वार्म एयर हल्का है तो जिस जगह पे वार्म एयर होगा वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। जिस जगह पे कोल्ड एयर होगा उस जगह पे क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा, तो इस जगह पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम लोग कंक्लूज़न में क्या बोल सकते हैं कि जो वार्म एयर जिस जगह पे होगा इस जगह पे लो प्रेशर होगा, और जिस जगह पे हम लोग का कोल्ड एयर होगा उस जगह पे हम लोग का क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ओके, कॉम्पैरेटिवली हाई प्रेशर होगा। तो ये हम लोग कंक्लूज़न में कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब अगर हम लोग अर्थ का सरफेस देखें, ये अर्थ का सरफेस था, ये हमारा इक्वेटर है, ये जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये टॉरिड रीजन है। हम लोग देखें कि जो टॉरिड रीजन है इसमें इंसोलेशन ज़्यादा होता है और टेम्परेट रीजन में उससे कम होता है, फ्रीजिड रीजन में काफ़ी कम होता है। तो जिस जगह पे सन का, अर्थ का जो हीट है, ये वाला पोर्शन जो है वो हीट काफ़ी ज़्यादा रिसीव कर रहा है। तो क्योंकि ये रीजन हीट काफ़ी ज़्यादा रिसीव कर रहा है तो इस जगह का जो हवा होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। अब यहाँ का हवा गर्म होगा, इस जगह पे हीट उतना रिसीव नहीं कर रहा है, तो यहाँ का हवा कैसा है, टेम्परेट रीजन, फ्रीजिड रीजन का, यहाँ कोल्ड एयर है, इस जगह पे हम लोग का क्या है, वार्म एयर है। तो अब क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर है और यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो जो वार्म एयर है इस जगह पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, इधर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्योंकि अभी हम लोग क्या देखें, प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट पे डिपेंड कर रहा है, और वेट यहाँ पे किसका है, कोल्ड एयर का ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा प्रेशर। तो यहाँ पे कोल्ड एयर है तो हाई प्रेशर, यहाँ पे वार्म एयर है तो लो प्रेशर। तो इस तरीके से हम लोग देखें, क्योंकि अर्थ का डिफरेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है, इसीलिए अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर भी होता है, हर जगह सेम प्रेशर नहीं होगा। अब क्योंकि प्रेशर जब अलग होगा तो एक सिंपल सा एक और लॉ, जिस तरीके से हम लोग प्लैंक्स लॉ डिस्कस किए थे, वैसे ही एक और लॉ जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो एयर का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। मतलब कि अगर इस जगह पे कोल्ड एयर है, इस जगह पे वार्म एयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड एयर जो है ये वार्म एयर का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड एयर के पास हाई प्रेशर है, वार्म एयर के पास यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। तो एयर का मूवमेंट जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड होगा, मतलब इधर होगा। वैसे ही तो हम लोग देखते हैं, अगर मान लो ये हम लोग का बकेट है, ये बकेट है और बकेट में हम लोग का पानी है। ठीक है, अब अगर पानी है, अगर कभी आप, अगर ये वाला जो पहले हीटर होता था रॉड वाला जो इस टाइप का होता था, अगर इस हीटर से आप पानी गर्म किए हो तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता था, कभी कभी अगर आप तुरंत ही कुछ देर के लिए ही पानी मतलब गर्म करो और उसके बाद रॉड अगर हम लोग तुरंत निकाल देते थे तो बेसिकली क्या होता था कि ऊपर का पानी जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता था, यहाँ पे वार्म वाटर होता था, लेकिन जो नीचे का पानी है ये फिर भी ठंडा रह जाता था। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप नहाने गए हो और ऊपर का लेयर का, ऊपर में तो स्टार्टिंग में गर्म पानी मिला, फिर आपको ठंडा पानी मिल गया,
ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये है कि होता क्या है, यहाँ पे जब आपका ऊपर में वार्म एयर है, नीचे में कोल्ड एयर है, तो एयर का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर कोल्ड एयर के पास है, लो प्रेशर इस जगह के पास है, तो एयर का मूवमेंट कैसा होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसा होगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, एयर का मूवमेंट होता है। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरीके से एयर का मूवमेंट होता है, तो ये एयर का मूवमेंट हीट ट्रांसफ़र भी करता है। ओके, जैसे सपोज़ कर लो कि ये हम लोग का एक बर्तन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आग जल रहा है। अब इस बर्तन को जब हम लोग यहाँ पे पानी, इस बर्तन में हम लोग क्या है, पानी गर्म कर लें, तो जब हम लोग पानी गर्म करते बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अभी तो पूरा का पूरा पानी इस जगह पे क्या था, पूरा का पूरा पानी ठंडा था। अब जब हम लोग गर्म कर ले तो सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा, यहाँ का पानी गर्म होगा। अब ये पानी जब गर्म होगा तो ये जो है यहाँ पे क्या है, गर्म पानी हो गया। ऊपर का पानी जो है क्या है, कॉम्परेटिवली ठंडा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे, क्योंकि ये गर्म पानी है, ये वाला हॉट है, ये वाला कॉम्परेटिवली अभी कोल्ड है, तो अब जो है ये गर्म पानी ये क्या होगा, ये हल्का होता है। अब क्योंकि गर्म पानी हल्का है तो ये ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगा, और ये ठंडा पानी जो है ये भारी होता है, तो ये जो क्या होगा, ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट हुआ पानी में। अब जब ये मूवमेंट हुआ तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ठंडा पानी यहाँ पे आया, और फिर ये ठंडा पानी आएगा, फिर यहाँ पे आग जाएगा, तो ये पानी फिर से गर्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सेम केस होता है यहाँ पे एयर के साथ भी, कि अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा टॉरिड रीजन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे जब हम लोग का हीट ज़्यादा रिसीव कर रहा है सन का रे से, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इस जगह का हवा क्या है, वार्म एयर है, और इस जगह पे इधर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर है, क्योंकि इधर का हवा क्या है, ठंडा हवा है, कोल्ड एयर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हवा का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर हवा का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। मतलब इधर का हवा जब इधर आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि ये वाला हवा फिर यहाँ पे गर्म होगा, और ये वाला हवा उधर चला जाएगा। ये हम लोग अच्छे से डिटेल में बाद में हम लोग देखेंगे कि हेडलेस सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है। ओके, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब एयर का मूवमेंट हो जाए तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हीट भी ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरीके से अर्थ पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रेशर हो रहा है, किस तरीके से अर्थ का डिफरेंट एरिया जो है वो डिफरेंट हीट रिसीव कर रहा है। ओके, फिर अगर सोलर रेडिएशन के बारे में देखें तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से अर्थ का सरफेस जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में सन से एनर्जी रिसीव करता है। क्योंकि प्लैंक्स लॉ क्या बोलता है, कोई भी बॉडी जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, और उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। अगर ये सन और अर्थ में हम लोग देखें तो अर्थ जो है वो सन के कंपेयर में ठंडा है, तो अर्थ जो है वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो क्या होगा, उसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा लॉन्गर होगा। कैसे, क्योंकि अर्थ जो है वो कॉम्परेटिवली कोल्डर है, तो वो कम एनर्जी रेडिएट करेगा और उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देख लिए। एक जो चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी सन का जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। मतलब आगे से जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ इंसोलेशन, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि मैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन का बात कर रहा हूँ। ओके, तो जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। और अर्थ जो ऑन एन एवरेज जो सन से हीट जो रिसीव करते हैं वो है वो 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब हर मिनट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में अर्थ जो है वो 1.94 कैलोरीज हीट रिसीव करता है। ओके, ये जो है ये सोलर इंसोलेशन है। उसके बाद फिर एक चीज़ और जो ध्यान में रखना है कि अभी तो हम लोग देखें कि इन जनरल ये जो है ये ट्रॉपिक वाला रीजन जो है ये ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव कर रहा है। सर अर्थ का जो हीट है वो सबसे ज़्यादा इस रीजन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो है सन का डायरेक्ट रे आ रहा है। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको जो ये
क्लाइमेटोलॉजी है ये ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप क्लाइमेटोलॉजी का जो भी फर्स्ट वीडियो है वहाँ से देखना शुरू करें, ताकि आपका जो बेसिक है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो और भी ज़्यादा अच्छा से ये आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे कि जो सोलर आउटपुट होता है, यहाँ पे नॉर्मली जो ये टॉरिड रीजन है, इस जगह पे सन का इंसोलेशन ज़्यादा होता है और ऊपर में कम होता है, लेकिन ये ईयरली भी चेंज करता है। ओके, ये तो इन जनरल हो गया, लेकिन अगर ईयरली देखें तो देखो सन का जो, अगर हम लोग बेसिकली मूवमेंट देखें अर्थ का सन के अराउंड, तो ये ऐसा नहीं है कि सन इस जगह पे सेंटर में है और अर्थ जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, नहीं, ये बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट है। जो अर्थ का रिवॉल्यूशन का जो ऑर्बिट है वो बेसिकली एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब सन कुछ इस साइड यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो जाए कि जिस तरीके से अगर हम लोग को याद होगा जो हम लोग सीजन वाला डायग्राम देखे थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जून जुलाई के आसपास जो सन अर्थ है वो इस जगह के पोजीशन पे होता है, दिसंबर के आसपास जनवरी के आसपास जो अर्थ का पोजीशन होता है वो यहाँ पे होता है। तो इस टाइम पे क्या हो जाए, क्योंकि सन का जो पोजीशन है वो जनवरी के पास, 3 जनवरी को जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है, और 4 जुलाई को जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो जब सन और अर्थ का बीच का डिस्टेंस क्लोजेस्ट होता है तो उस पोजीशन को हम लोग पेरिलियन बोलते हैं। जब सन और अर्थ का डिस्टेंस जो है वो फारदेस्ट होता है तो उस पोजीशन को हम लोग एपिलियन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखो, क्योंकि इस जगह पे सन 3 जनवरी को क्या है, अर्थ जो है वो सन से काफ़ी ज़्यादा पास है। अब जब काफ़ी ज़्यादा पास है तो उस दिन जो अर्थ है वो क्या होगा, ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव करेगा अर्थ से, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंसोलेशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन वही 4 जुलाई को क्या होगा, 4 जुलाई को सन जो है वो जो इंसोलेशन रिसीव कर, अर्थ जो इंसोलेशन रिसीव कर रहा है सन से, वो 3 जनवरी के कंपेयर में कम होगा। तो यही है कि किस तरीके से ईयर में हमेशा सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन भी रिसीव नहीं करता है। ये क्या होता है, इंसोलेशन भी वेरी करते रहता है साल भर में। जब ये सबसे ज़्यादा पास होगा तो सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करेगा, जब सबसे ज़्यादा दूर होगा तो सबसे कम इंसोलेशन रिसीव करेगा। अब एक चीज़ और आप बताओ, यहाँ पे ध्यान रखो कि 3 जनवरी यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि 22 दिसंबर के आसपास जो सन का रे है वो डायरेक्ट किस जगह पे फॉल हो जाता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल हो जाता, और 21 जून के आसपास कहाँ पे फॉल हो जाता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल हो जाता। अगर आपको ये वाला डायग्राम ध्यान में होगा जो हम लोग देखे थे इस जगह पे, कि किस तरीके से यहाँ पे सन का जो रे है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को जो सन का रे है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट फॉल हो जाए, और 21 जून को सन का रे है जो कैंसर पे फॉल हो जाए। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल हो जाए तो इस जगह पे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन था, और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जो सन का रे है ये बेसिकली सन जो है वो यहाँ पर है, ये कुछ इस साइड है। ओके, यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन है हम लोग का, ये पेरिलियन वाला पोजीशन है और ये एपिलियन वाला पोजीशन है। तो अब यहाँ पे क्या है, 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में कॉम्परेटिवली ज़्यादा गर्मी फील होगा एज़ कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर में जब यहाँ पे होना चाहिए था। ओके, क्यों, क्योंकि जब नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट जब सन रे आ जाए तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो काफ़ी दूर में है सन, लेकिन जब सदर्न हेमिस्फीयर में सन का जब डायरेक्ट रे आ जाए तब यहाँ पे क्या है, सन जो है वो अर्थ से काफ़ी पास में है। तो होना तो ऐसा हो चाहिए कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ का गर्मी जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इवन सदर्न हेमिस्फीयर का जो ठंडा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड कब पड़ जाए, इस टाइम पे, तो सदर्न हेमिस्फीयर का जो ठंडा है वो भी नदर्न हेमिस्फीयर से यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब कि मेन कहने का मतलब ये है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है इस जगह पे गर्मी भी ज़्यादा हो रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी कम होना चाहिए, और वही नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में जो ठंडा है वो भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे ठंड पड़ जाए, ठंड कब पड़ जाए, जून के टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा आ जाए, और उस टाइम सन से ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, अर्थ का जो हम लोग का लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड का, अगर हम लोग फिज़िकल मैप देखें तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना है,
कि जो हम लोग का सदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड मास है ये क्या है, ये तो काफ़ी कम है। लेकिन जो नदर्न हेमिस्फीयर है इसमें जो लैंड मास है ये बहुत ज़्यादा है। ओके, और एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखना है कि जो लैंड एरिया है ये क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी हीट होता है। ओके, और जो वाटर, जो ओशन वाला पार्ट है ये कॉम्परेटिवली क्या होता है, धीरे हीट होता है। तो अब जो चीज़ जितना जल्दी हीट होगा वो चीज़ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा रेडिएट करेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है ये ऑलरेडी, ऑल्दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन का लाइट आ रहा है वो एपिलियन पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है इस पे जब सन का डायरेक्ट रे आ रहा है तो ये पेरिलियन पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें लैंड मास बहुत कम है। अब क्योंकि लैंड मास कम है तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये कम गर्म होगा और ये कम एनर्जी रेडिएट करेगा। ये दूर है तो इसको उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। ओके, क्योंकि इसका लैंड मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा गर्म हो रहा है और ज़्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो एपिलियन और पेरिलियन का जो पोजीशन है उसकी वजह से इंसोलेशन ऑल्दो उतना भी ज़्यादा वेरी नहीं करता है जितना करना चाहिए। ओके, फिर अब हम लोग देखेंगे इंसोलेशन के बारे में कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से इंसोलेशन जो है वो अर्थ के सरफेस से वेरी करता है। ओके, मुझे लगता है कि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसको अभी हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं। जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंसोलेशन वेरी करता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।